मेरा नाम पिंकी है। मेरा संबंध एक ऐसे घराने से था जहां बेटियों की जल्दी शादी कर दी जाती थी। मेरे पापा का अपना गाड़ियों का शोरूम था, मेरी मम्मी सोशल वर्कर थीं। घर में परवरिश करने के लिए सिर्फ मेरी एक बुआ थी, जो दादा दादी के मरने के बाद हमारे ही साथ रहा करती थी। मेरी मम्मी बुआ के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखती थी, मगर बुआ मम्मी को हर समय बुरा भला कहती रहती थी। पापा जब घर में आते तो उनके आते ही बुआ मम्मी की शिकायतें लगा देती थीं। कभी पापा एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते, तो कभी कभी मम्मी की शामत भी आ जाती। मम्मी जब इस बात का शिकवा पापा से करती तो पापा मम्मी को ये कहकर टाल देते कि एक दिन वो इस घर से शादी करके चली जाएगी, बस कुछ समय के लिए सब्र कर लो। मेरी बुआ, जिनकी उम्र 40 साल हो गई थी, मगर एक बार तलाक होने के बाद उन्होंने दोबारा शादी नहीं की थी। पापा चाहते थे कि उनकी दूसरी शादी हो जाए, लेकिन बुआ की शादी कहीं नहीं हो पा रही थी। मेरी मम्मी और पापा को एक साथ देखकर उन्हें जलन होती थी। बुआ को हमेशा पापा से शिकवा होती कि हर समय तुम अपनी पत्नी को समय देते हो या फिर अपने काम को। पापा ने मेरी जिम्मेदारी बुआ को सौंप रखी थी ताकि बुआ का ध्यान बटा रहे, मगर बुआ ने इस बात को भी अपनी अना का मसाला बना लिया था। वह सब रिश्तेदारों को कहती कि मेरी भाभी तो इस काबिल ही नहीं है कि औलाद की जिम्मेदारी को संभाल सके। तभी तो मेरे भाई ने मेरी भतीजी की जिम्मेदारी मेरे सर पर डाल दी है। मेरी भाभी को तो बच्चे पालना ही नहीं आते। बुआ ने मेरी परवरिश ऐसी की कि मेरी ही माँ के खिलाफ मुझे भड़का दिया। बुआ हमेशा कहती कि तुम्हारी माँ तुम्हें समय नहीं देती, जबकि बाकी दुनिया को दिखाने के लिए दुनिया वालों की मदद करती रहती है। मैं अपनी माँ से जब इस बात का शिकवा करती तो वह कह देती, यह तुम्हारी बुआ सब झूठ बोलती है, मेरे खिलाफ भड़काने की यह उनकी साजिश है। भला अपनी औलाद से बढ़कर भी कोई प्यारा होता है? मैं तो उन दोनों की बातों से दिमागी मरीज बनती जा रही थी। मैं हर समय सोचती रहती कि कौन सच्चा है, कौन झूठा, मगर मैं दोनों को समझ नहीं पा रही थी। मम्मी और बुआ के झगड़ों ने घर में अजीब सी घुटन मौजूद कर दी थी। मुझे कभी मम्मी से तो कभी बुआ से शिकवा रहता, क्योंकि इन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ों ने मेरी जिंदगी बेरंग बना दी थी। मुझे दो कश्तियों का मुसाफिर बना दिया था। एक रोज़ दोपहर का समय था, जब मैं अपने कमरे में बैठी पढ़ाई कर रही थी। तभी मेरी बुआ मेरे पास आई और बोली कि तुम्हारी माँ तो तुमसे बिल्कुल मोहब्बत ही नहीं करती है। मैं बुआ की बात पर चौंक गई, क्योंकि इस समय इस बात का जिक्र करना कौतुक नहीं बनता था। मैंने हैरानी से बुआ की तरफ देखा। बुआ कहने लगी कि तुम्हारी माँ को दुनियादारी की पड़ी है, मगर उसे तुम्हारी कोई भी चिंता नहीं है। तुम्हारे एग्जाम शुरू हो रहे हैं, मगर तुम्हारी माँ को रत्ती भर भी परवाह नहीं है कि तुम्हारे पास बैठकर कुछ तैयारी ही करवा दें। वह तुम्हें और इस घर को कभी समय दे ही नहीं सकती, क्योंकि सोशल वर्कर के नाम पर वह बाहर जाकर अय्याशियाँ करती है। मुझे बुआ की बात पर हैरानगी हुई। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं थी जो मम्मी के रंग ढंग पहचान नहीं पाती। मम्मी क्या करती है, ये बात मैं अच्छी तरह जानती थी, मगर मम्मी के लिए नफरत में वह क्या कर रही है, उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं थी। मैंने बुआ को अफसोस से देखा और मैं अपने काम में फिर से लग गई। मगर उस दिन मैं इतना तो जान गई थी कि बुआ जानबूझकर मुझे मेरी माँ के खिलाफ भड़काती है, मगर मैं अपनी बात साबित करने के लिए एक बार अपनी माँ से भी बात करना चाहती थी। शाम के समय जब सब खाने पर मौजूद थे, मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी, क्या आप मेरी खातिर अपना सोशल वर्क छोड़कर मुझ पर ध्यान नहीं दे सकती हैं? पहले तो मेरी माँ मेरी बात पर चौंक गई। उनके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं उनसे उनके जीने की वजह ही छीन ली हो, मगर मुझे देखना था, इस बात को साबित करना था कि मेरी बुआ जो कह रही है वह गलत है। मैंने मम्मी से दोबारा सवाल किया, क्या आप मेरी खातिर अपना सोशल वर्क छोड़ नहीं सकती? तो मेरी मम्मी मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि तुम मेरी दुनिया हो, मैं तुम्हारे लिए सब कर सकती हूँ। और फिर मेरी माँ ने मेरे खातिर सब कुछ छोड़ दिया। मगर मैं जब भी स्कूल से आती तो दरवाजे के बाहर बहुत सी औरतों की भीड़ लगी होती। मुझे काफ़ी हैरत होती। एक दिन मैं कॉलेज से आ रही थी कि दरवाजे के आगे आज भी औरतों की बहुत भीड़ थी। सबने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे। मुझे उन सब औरतों से डर महसूस हो रहा था। मैं डर के मारे जल्दी से घर के अंदर जाने लगी कि अचानक दो औरतों की आवाज़ मेरे कानों से टकराई, जो आपस में बातें कर रही थी कि जब से सुनीता मैडम ने हमारे सर से हाथ उठाया है, हम तो सड़क पर ही आ गए हैं। ना जाने उन्होंने हमारी मदद करना क्यों छोड़ दी।
शायद उनमें भी घमंड और गुरूर आ गया है, जबकि दूसरी औरत कह रही थी कि ऐसा नहीं हो सकता है। वह इतने सालों से हमारे साथ है और हमारी मदद कर रही हैं। विधवा होने की वजह से हमारे ससुराल वालों ने हमें अपने पास नहीं रखा। तब सुनीता मैडम ने ही हमारी मदद की थी। उस दिन मुझे समझ आया कि घर पर तो सिर्फ मैं अकेली हूँ जिनका ख्याल रखने के लिए नौकर चाकर मौजूद है, मगर यह विधवा बेसहारा मम्मी से कितनी उम्मीदें और आस लगाए बैठी है। उस दिन से मुझे अपनी बुआ से सख्त नफरत महसूस होने लगी थी, जिन्होंने बचपन से लेकर अब तक सिर्फ मेरे दिमाग में मेरी माँ के खिलाफ जहर ही भरा था। कभी उनके लिए मेरे दिमाग में कोई अच्छी बात नहीं डाली थी। मेरा दिमाग बुआ की बातों से इतना भर चुका था कि मुझे मेरी माँ के अच्छे किए काम भी नजर नहीं आ रहे थे। घर में दाखिल होते ही मैं अपनी माँ के साथ लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी और अपनी माँ से माफ़ी मांगी कि मैं उनको इतने अच्छे काम करने से रोका, और फिर मेरी वो जिद जिसने मेरी माँ को मजबूर कर दिया था वह अपने सब काम छोड़ दें। आज मैंने एक और जिद की। मैंने मम्मी से कहा कि आप आज से ही वापस अपना काम शुरू कर दें। मैं अपनी जिद में भूल गई थी कि मेरे अलावा दुनिया को भी आपकी ज़रूरत है। मैंने एक नज़र अपनी बुआ की तरफ देखा जो गुस्से से और हैरत से मेरी ही तरफ देख रही थी, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बुआ से मुझे नफ़रत महसूस हो रही थी। मैं जान गई थी कि मेरी माँ बिल्कुल ठीक है। उस दिन के बाद से बुआ मेरी भी दुश्मन बन गई थी। पहले बुआ ने पापा से कहकर मेरी पढ़ाई बंद करवा दी, मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगाए, यहाँ तक कि मुझे चरित्रहीन भी ठहराया। पापा ने भी बुआ की बातों का विश्वास कर लिया और फिर ना जाने कहाँ से एक बड़ी उम्र का लड़का ढूंढकर मेरी शादी उससे तय कर दी, जबकि मैं अभी और पढ़ना चाहती थी। मगर मेरी बुआ का यही कहना था कि जितनी जल्दी शादी हो जाए लड़की के लिए उतना ही अच्छा होता है। बुआ खुद तो अपना घर बसा न सकी, मगर दूसरों को नसीहत देना वह अपना फर्ज समझती थी। मेरे दिल में बुआ के लिए नफरत और भी बढ़ गई थी। मेरी मम्मी कहती कि सब नंदे एक जैसे ही होती हैं। मम्मी की बातों से मेरे दिल में भी नंद शब्द के लिए नफरत पैदा हो गई थी। अजीत सर के साथ मेरी शादी हो गई और उनकी उम्र 35 साल और उस समय मेरी उम्र 22 साल थी। लेकिन अजीत देखने में हैंडसम लड़का था और मुझे इस बात का सुकून था कि मेरे पति की उम्र तो थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन वह कम से कम देखने का तो अच्छा है। और फिर अजीत मुझसे प्यार भी बहुत करता था। मुझे अब अपनी ज़िंदगी से कोई शिकवा नहीं था। मेरे पति की एक ही बहन थी जिसकी उम्र अभी 14 साल थी। मैं जब शादी करके अपनी ससुराल गई तो मेरी ननद मुझसे मिलने तक नहीं आई, जबकि मेरे पति का कोई और बहन भाई नहीं था। ससुराल में सिर्फ मेरी सास, मेरे पति और एक नंद संध्या ही थी। मेरा पति बहुत ही शांति से रहने वाला आदमी था। घर का माहौल भी बहुत अजीब था। उस पर मेरी ननद की अकड़ ने मुझे नंद से बेजार कर दिया था। हर वक्त वह अपने कमरे में घुसी रहती, कमरे से तभी निकलती जब उसके खाने का समय होता था। मुझे उसका रवैया बहुत अजीब लगता। बाकी घर वाले भी उसके साथ ज्यादा बात नहीं करते थे। एक दिन मैंने अपनी सास से पूछा कि आपकी बेटी अकेली कमरे में क्यों बंद रहती है, तो सास कहने लगी कि उसे तन्हाई पसंद है, सबके साथ बैठने पर उसको घबराहट महसूस होती है। मगर मैं जानती थी कि मेरी सास मुझे कुछ छुपा रही है, क्योंकि मेरी सास की बातें कुछ और थीं और उनकी आंखें कुछ और कह रही थीं। वह मेरे साथ नज़र मिलाकर भी बात नहीं कर पा रही थी। मैंने सास से ज्यादा बात नहीं की, लेकिन मैं खुद संध्या पर नज़र रखने लगी। एक दिन आधी रात का समय था जब किसी के रोने की आवाज़ मेरे कानों से टकराई। वह आवाज़ बहुत ऊंची थी। मेरी आंखें जैसे ही खुलीं, अपने कमरे में इधर उधर देखा तो वहाँ सब ठीक था। मेरे पति भी सो रहे थे। मगर अगली सुबह मेरे हैरत की हद न रही जब मेरी सास ने मेरे पति को बताया कि संध्या कुछ महीनों के लिए अपनी नानी के घर रहना चाहती है। कुछ समय बाद हम उसे वापस ले आएंगे। मुझे सास की बात हैरत में डाल गई थी, मगर मैं खामोश रही। लेकिन यह कुछ महीने मैंने बहुत ही बेचैनी से गुजारे थे। कुछ महीने बाद वो हुआ जिसको देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, जब मैंने संध्या के हाथ में एक छोटा सा बच्चा पकड़ा हुआ देखा। मेरी ननद तो अब भी सिर्फ 14 साल की थी और उसने एक बच्चा को जन्म दे दिया था, मगर मेरी सास के अलावा इस बच्चे को और मेरी ननद को कोई देख भी नहीं रहा था। सब उन दोनों से नफरत कर रहे थे। सब मेरी नंद को भला बुरा कह रहे थे। घर में क्या हो रहा था मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अचानक से ये बच्चा कहाँ से आ गया और सब उसको ननंद का ही बच्चा कह रहे थे। मगर एक बात जो हैरत की थी, मैंने अभी तक उस बच्चे का चेहरा नहीं देखा था। वह किसी को अपने बच्चे की शक्ल नहीं देखने देती। मेरी ननद संध्या पूरे मोहल्ले में बदनाम हो गई थी।
मोहल्ले वाले मेरी सास की परवरिश पर उंगली उठाने लगे थे, मगर मेरी ननद सबको यही कहती थी कि मैं चरित्रहीन नहीं हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया है। लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। मुझे भी संध्या पर भरोसा नहीं था। मुझे भी ऐसा ही लगता था जैसे वह झूठ बोल रही है, क्योंकि उसकी तो अभी शादी भी नहीं हुई थी। फिर उसकी गोद में बच्चा कैसे आ गया? एक दिन मेरा पति घर आया तो उसने आते ही को मारना शुरू कर दिया। मेरी सास संध्या को बचाती रही, मगर मेरे पति ने मेरी ननद को खूब मारा पीटा। मेरी सास यह सब सहन नहीं कर पाई और मेरे पास आकर हाथ जोड़ने लगी कि मेरी बेटी संध्या को बचा लो, उसको तुम ही बचा सकती हो। मगर मैंने भी अकड़ में अपनी सास से कह दिया कि जो काम संध्या ने किया है उसके बाद तो उसको मर ही जाना चाहिए, उसको उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। मगर मेरी सास फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि तुम बहुत गलत कर रही हो, हकीकत जाने बगैर किसी पर इल्ज़ाम लगाना बहुत ही बड़ा पाप होता है। मगर मेरे ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। मेरे पति ने मेरी नंद पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। मेरी सास को संध्या का गम ले बैठा और मेरी सास हार्ट अटैक आने से मर गई। मोहल्ले वाले और रिश्तेदार जब आना शुरू हुए तो मैंने ऊंचा ऊंचा रोना और चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि मेरी सास की मौत मेरी ननद की बदनामी की वजह से हुई है। पूरा मोहल्ला और रिश्तेदार मेरी ननद संध्या को भला बुरा कहने लगे। मैंने अपने पति को भी बहकाया कि मोहल्ले वाले बातें बना रहे हैं कि तुम एक बद किरदार बहन के भाई हो, लोहा गरम हो तो उसको तोड़ने में आसानी होती है। मोहल्ले वालों ने जब संध्या को बातें सुनना शुरू किया तो मेरी ननद अपने बच्चे को छुपाए कमरे में चली गई। सास की अर्थी उठी तो मेहमान भी धीरे धीरे अपने घरों को चले गए। अंतिम संस्कार के बाद मेरा पति घर आया तो बहुत गुस्से में था। बाहर लोगों ने संध्या का नाम ले लेकर उसका जीना हराम कर रखा था। मैंने भी लोहा गरम देखा और अजीत को खूब भड़काया कि तुम्हारी बहन एक चरित्रहीन लड़की है, उसको इस घर में रहने का कोई हक नहीं है, बल्कि मैं तो कहती हूँ इसको इस दुनिया में रहने का ही हक नहीं है। तुम्हें संध्या को उसके किए की सज़ा ज़रूर देनी चाहिए। अजीत तन फन करता कमरे में चला गया। अब तो मैंने भी सोच लिया था कि मैं रोशनी को इस घर में नहीं रहने दूंगी। पति के कमरे में जाते ही मैं भी चुपके से संध्या के कमरे में चली गई, जो अपने बच्चे को सीने से लगाए रो रही थी। मुझे संध्या पर बहुत गुस्सा आया। मैंने आव देखा न ताव और उसको बाल पकड़कर खींचकर उठा दिया। मैंने अपनी ननद से कहा कि अपने आंसू किसी और के सामने बहाओ, तुम्हें जो करना था वह तो तुमने कर लिया, अब मुंह छुपाए घर के अंदर क्यों बैठी हो? हिम्मत है तो घर के बाहर जाकर सब लोगों का सामना करो। तुमने अपने भाई को कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। वह लोगों के सामने सर झुकाकर चलता है। लोग उस पर उंगली उठाते हैं कि एक चरित्रहीन बहन को कैसे घर पर बिठाकर रखा हुआ है। मैंने संध्या को खूब बुरा भला कहते हुए घर से निकाल दिया। संध्या रोती रही पर मैंने उसकी एक भी ना सुनी। अब मैं बहुत खुश थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपनी माँ का बदला पूरा कर लिया हो। मगर मैं भूल गई थी कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। हर किसी की अपनी मजबूरी होती है, हर किसी का अपना नेचर अलग होता है। वहाँ मेरी बुआ थी और यहाँ मेरी ननद संध्या है। मेरी माँ का बदला मेरी बुआ के साथ है, मगर मैं वह बदला अपनी ननद से क्यों ले रही थी? पहले मुझे खुद डर महसूस हुआ कि शायद मेरा पति मुझ पर गुस्सा करेगा कि तुमने मेरी बहन को घर से क्यों निकाल दिया। जब मेरे पति ने मुझसे पूछा कि संध्या कहाँ है, तो मैंने उसे साफ शब्दों में कह दिया कि मैंने तुम्हारी बहन को घर से निकाल दिया है। जब तक वह इस घर में रहती तब तक बदनामी का कारण बनती, तभी मैंने उसे घर से निकाल दिया है। मुझे लगा मेरा पति मेरी बात सुनने के बाद मुझ पर बरस पड़ेगा, मगर पति का रवैया मेरे उम्मीद के बिल्कुल उलट था। जब मेरे पति ने कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया, ऐसी लड़कियों को तो जिंदा गाड़ देना चाहिए, मगर अगली रात मुझे घर में कुछ अजीब सी हलचल महसूस होने लगी। मैं सारा दिन घर के काम करती, पर रात होते ही संध्या के कमरे से संध्या के सिसकियों की आवाज़ें आती है। मुझे लगता है कि शायद यह मेरा वहम है, क्योंकि संध्या तो कमरे में है ही नहीं। मैंने तो उसे कब का निकाल दिया है, मगर फिर भी मुझे यह आवाज़ सुनाई दिया करती थी और मैं इसे अपना वहम समझती और भूल जाती। लेकिन अब मुझे डर लगने लगा था, क्योंकि वह कमरा तो खाली था। इस बार जब संध्या की सिसकियों की आवाज़ आई तो मैंने संध्या के कमरे की तलाशी ली, मगर वह कमरा तो बिल्कुल खाली था, वहाँ तो कुछ भी मौजूद नहीं था।
धीरे धीरे मेरा डर बढ़ने लगा। मैं सारा दिन तो कामकाज में लगी रहती, मगर पति के आते ही जल्दी से अपने कमरे में चली जाती। मैं बाहर रात के समय बहुत कम निकलती। मेरी हरकत मेरा पति भी देख रहा था, मगर वह कुछ बोलना नहीं था। एक दिन संध्या के कमरे से दोबारा से रोने की आवाज आने लगी, तो मैं डर के मारे एकदम अपने कमरे में आ गई। मेरे चेहरे की उड़ी हवाइयां देखकर अजीत एकदम से चौंक गया और कहने लगा, क्या हो गया है? ऐसे डरी सहमी क्यों हो? तो मैंने अजीत को सब हकीकत बता दी। अजीत मेरी बात सुनते ही चौंक गया और कहने लगा, यह तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। संध्या का कमरा तो उसके जाते ही बंद हो गया था। मैंने खुद अपनी आंखों से कमरे में जाकर चेक किया था, लेकिन मैंने महसूस किया कि मेरी बात सुनने के बाद मेरे पति के चेहरे से भी परेशानी झलक रही थी, जैसे कि उसे मेरी बात की बिल्कुल भी उम्मीद ना हो। मगर फिर भी मेरे पति ने मुझे दिलासा दिया और मुझे समझाकर खुद सो गया, लेकिन मैं उसे रात सो नहीं पाई। मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने कानों में रोने और चीखने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सारी रात बेचैनी से कटने के बाद अगली सुबह मैंने सोच लिया था कि मैं संध्या के कमरे की तमाम चीज़ बाहर फेंक दूंगी ताकि कमरा पूरी तरह खाली हो जाए। मैंने अपनी एक पड़ोसन को अपने घर बुला लिया, जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी बन गई थी, और उसके साथ मिलकर सारा सामान पड़ोसी के घर भेज दिया और मुझे लगा कि मैं सुकून से रह सकूंगी, मगर यह भी मेरी गलतफहमी थी। उसी रात मेरे पति को काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ा, तो पूरे घर में मैं बिल्कुल अकेली थी। मगर अब मुझे इस बात का डर नहीं था कि संध्या के कमरे से कोई आवाज़ आएगी। मैं अपने लिए खाना बनाकर जैसे ही कमरे में जाने लगी, तो संध्या के कमरे की लाइट, जो सुबह से बंद थी, वह एकदम से जलने और बुझने लगी। ये दृश्य देखकर तो मैं एकदम से डर गई। मैं जैसे ही संध्या के कमरे के पास गई, लाइट एकदम बंद हो गई। मैंने डरते डरते जैसे ही संध्या के कमरे का दरवाज़ा खोला, तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि सामने संध्या का बेटा और खुद संध्या मौजूद थी, जो बहुत ही बुरी हालत में थे। फटे पुराने कपड़ों में संध्या वर्षों की बीमार लग रही थी, मगर वह बड़बड़ा रही थी कि मैं बेकसूर हूँ, तुमने मुझ पर जुल्म किया है, तुमने अपने पति से भी कहकर मुझ पर जुल्म करवाया है और मुझे घर से भी निकाल दिया। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैं चीख मारते हुए वहां से घर के बाहर की तरफ भागी, तो दरवाजे पर ही अजीत से टकरा गई। अजीत ने मेरी खराब हालत देखी तो मुझे कंधों से पकड़कर झंझोड़ने लगा। क्या बात है पिंकी, तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? मैंने कहा, संध्या के कमरे में संध्या और उसका बेटा मौजूद है, वह बहुत ही बुरी हालत में है। मेरे पति ने मुझसे कहा कि यह सब तुम्हारा वहम है, और आखिर तुम इतना सोच क्यों रही हो? खुद को रिलैक्स करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अजीत के आने से मेरा डर थोड़ा कम हो गया था। मैंने सोचा ज़रूर यह मेरा वहम ही होगा, क्योंकि मैं हर समय संध्या के बारे में सोचती रहती हूँ। मैंने अपने पति के सामने अच्छा बनने का नाटक करते हुए कहा कि ना जाने वह दोनों बेचारे किस हाल में होंगे, हमें उन्हें इस तरह घर से नहीं निकलना चाहिए था। मेरा पति कहने लगा, जो हुआ सो हुआ, अब इस बात को तुम्हारे दोहराने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा पति मुझे तसल्ली देते हुए कमरे में चला आया, मगर अब मुझे दिन रात बेचैनी रहती। एक दिन मैंने अपने पति से पूछा कि संध्या तो बहुत छोटी थी, फिर उससे इतना बड़ा पाप कैसे हो गया? मेरे पति ने कहा कि यह एक राज है और मैं अपनी माँ से वादा किया था कि मैं यह राज कभी नहीं खोलूंगा। मेरे पति ने मुझे सच्चाई बताने से इनकार कर दिया, तो मुझे अब थोड़ी थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होने लगी। संध्या के साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, मगर जो मैंने अपने घर में अपनी मम्मी और बुआ के बीच देखा था, यहाँ भी नंद और भाभी का वही रिश्ता समझकर उसकी बुनियाद पर मैं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही थी, और मैंने अपनी नंद पर जुल्म करना शुरू कर दिए, उसे घर से बाहर निकाल दिया। न जाने वह पहले से कितनी तकलीफ में थी। मैंने उसे घर से बाहर निकालकर उस पर और भी दुखों के पहाड़ तोड़ दिए थे। अब मैं दिमागी मरीज बनती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं पागल हो जाऊंगी। मुझे हर समय हर जगह सिर्फ संध्या ही नजर आती थी और उसका बच्चा। मैं अपने पति से जब इस बारे में बात करती, तो मेरा पति मुझसे कहता कि तुम पागल हो गई हो, किसी अच्छे दिमागी डॉक्टर से अपना इलाज करवाओ। अब मेरी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि मैं खुद जोर जोर से चीखें मारने लगती थी। और फिर एक दिन मेरा पति मुझे एक डॉक्टर के पास ले गया और मेरा इलाज चलने लगा। मैं मशीनों में कड़ी बिस्तर पर लेटी हुई थी जब अजीत मेरे पास आया। कहने लगा, कैसा महसूस कर रही हो? बेबसी इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती, सच कह रहा हूं ना?
मैं अपने पति की बात पर हैरान रह गई। मैंने चौंक कर अपनी नज़रों से अपने पति की तरफ देखा। फिर उसके इस सवाल करने का क्या मकसद है? वह एकदम जोर से ठहाका लगाकर हंसने लगा और कहने लगा कि काश मुझे अपनी बहन की हकीकत पहले मालूम होती तो कभी तुम जैसी झूठी और चालाक औरत के हाथों रुसवा ना होता। मैं अपने पति के बात करने के अंदाज पर हैरान रह गई। मेरे पति ने कभी मुझसे ऐसी बात नहीं की थी। उसने तो हमेशा मेरे साथ मोहब्बत से बात की थी। मैंने अपने पति से पूछा, क्या हुआ है? तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तो वह कहने लगा, तुम तो ऐसे देख रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। मेरे पति ने कहा कि मैं नहीं जानता कि तुम किस मकसद के लिए हमारे घर आई थी, मगर मैं इतना जानता हूं कि तुम्हारी वजह से हमारा हंसता बसता घर बर्बाद हो गया। जब से तुम आई थी तब से हमारी खुशियों को नज़र लग गई थी। बड़े बुजुर्ग बिल्कुल ठीक कहते हैं कि एक औरत ही घर को संवार सकती है और एक औरत ही घर को बर्बाद भी कर सकती है। तुमने मेरी बहन के खिलाफ मेरे अंदर गलतफहमी को और ज्यादा बढ़ा दिया ताकि मैं अपनी बहन पर जुल्म करूं, और मैंने ऐसा ही किया। अगर मरने से पहले मेरी माँ मुझे सच्चाई ना बताती तो आज भी मैं तुम्हारी बातों के बहकावे में आ जाता। वो तो भगवान की कृपा है कि समय रहते मुझे हकीकत पता चल गई। मेरा पूरा शरीर अपने पति की बातों पर कांप रहा था। मेरा दिल घबराने लगा। मैंने जब अपने पति से पूछा, क्या संध्या गुनहगार नहीं है, तो अजीत ने अपनी आंखों में आए आंसू पोंछते हुए कहा कि मेरी बहन तो बिल्कुल पाक साफ थी। उसके साथ तो जुल्म हुआ था, मगर हमारी बदनामी ना हो जाए इसलिए अकेली ही सब कुछ सहन करती रही। मैं आंखें फाड़े अपने पति की तरफ देख रही थी और उसकी बातें सुन रही थी, मगर संध्या की हकीकत जानकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था। मेरे पति ने बताया कि संध्या बहुत ही होशियार लड़की थी। पढ़ाई में वह हमेशा फर्स्ट आती थी, जबकि वहाँ के सबसे बड़े प्रोफेसर का बेटा हर साल फेल हो जाता। प्रोफेसर जिसको एक पिता के समान समझा जाता है, जिसका स्थान सगे बाप से भी ज्यादा रखा जाता है, लेकिन कभी कभी वही अपना महत्व भूल जाता है और इंसानियत से गिर जाता है। संध्या बहुत ही मासूम थी, मगर उसके प्रोफेसर ने बार बार उसको फेल करना चाहा। मगर जब संध्या ने इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाही तो उसके प्रोफेसर ने उसकी आवाज़ हमेशा के लिए दबा दी। प्रोफेसर ने संध्या की इज्जत को रौंद डाला, मगर संध्या ने अपने घर वालों की इज्जत बचाने के लिए किसी को कुछ न बताया। मगर जब वह प्रेग्नेंट हुई तो उसने अपनी माँ को सब हकीकत बता दी। वह यह बच्चा गिरवाना चाहती थी, मगर डॉक्टर ने कहा कि बच्चा गिराने में रिस्क है। ऐसा करने से संध्या की जान भी जा सकती है, क्योंकि संध्या की उम्र उस समय बहुत कम थी। मेरी माँ ने संध्या के स्कूल के प्रोफेसर से संपर्क करना चाहा, मगर उससे संपर्क न हो सका। वह अपनी फैमिली के साथ इस देश को ही छोड़कर चला गया था। मेरी बहन के ऊपर उस समय कयामत बीत रही थी। वह छोटी सी जान खुद के अंदर एक जान को पाल रही थी। उस पर तुम्हारा मुझे बात बात पर भड़काना और मेरे दिमाग में मेरी ही बहन के खिलाफ बुराई भरना तुमने शुरू कर दी। मगर माँ के मरने से पहले मेरी माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया। जब तुमने मेरी बहन को घर से बाहर निकाला तो मैं उसे वापस ले आया और उसको कमरे में बने तहखाना में छोड़ दिया। मैं रोज वहां उससे मिलने जाता और तभी मैंने और संध्या ने मिलकर तय किया कि तुम्हें इतना डराया जाए कि तुम्हें खुद ही अपनी जिंदगी नरक लगने लगे। और उन दोनों का कहा सच हो गया था। मैं दिमागी मरीज बन चुकी थी। अब मैं बहुत शर्मिंदा थी। मैं अपने पति से माफ़ी मांग रही थी, मगर मेरे पति ने मेरी एक न सुनी और मुझे छोड़कर चला गया। मैं अपने पति से बतलाती रही, मगर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं अपनी माँ के घर आ गई तो वहाँ के मोहल्ले के लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया। मुझ पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाते। कोई कहता कि तलाक लेकर आ गई है तो कोई मेरे चरित्र पर ही उंगली उठाता। मेरी माँ मुझे सबकी बातों से बचा बचा कर रखती, मगर लोगों की ज़बान पकड़ी नहीं जा सकती थी। अब मुझे एहसास हुआ कि किसी की किरदार पर कीचड़ उछालना बहुत आसान है, मगर इंसान जब किसी पर कीचड़ उछालता है तब उस कीचड़ की छींटें अपने ऊपर भी ज़रूर पड़ती हैं। मैं सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि यह सब कुछ मेरा अपना ही किया धरा था। मैंने जो बोया था वहीं काट रही थी। मेरी बुआ, जिन्होंने सारी जिंदगी मेरी माँ की मुश्किलें बढ़ाई थीं, आज वह बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, जिसकी वजह से उनके पूरे शरीर ने उनके साथ छोड़ दिया था। वह हिल भी नहीं सकती थी। बिस्तर पर पड़े पड़े उनके शरीर पर छाले बन गए थे। अपनी उड़ी हुई हालत में जब मैं बुआ के पास गई तो वह मुझसे कुछ कहना चाह रही थी,
मगर वह ठीक से बोल नहीं पा रही थी, मगर अपने कांपते हाथों के साथ हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांग रही थी। उन्हें बोलने में बहुत ही मुश्किल आ रही थी, मगर उन्होंने मुझे टूटे-फूटे शब्दों में इस बात को माना था कि मैंने तुम्हारी परवरिश जानबूझकर ऐसी की, जिससे कि तुम्हारे दिल में सिर्फ लोगों के लिए नफ़रत पैदा हो जाए, और ये सब कुछ मैंने अपनी जलन में किया था क्योंकि सभी तुम्हारी माँ को बहुत मोहब्बत करते थे, सब उनका बहुत सम्मान करते थे। नाराज़ तो मैं बुआ से बहुत थी, जिन्होंने मेरी पूरी शख्सियत ही बिगाड़ के रख दी थी, मगर वह जिस हालत में थी उनकी ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं था। तभी मैंने बुआ को सच्चे दिल से माफ़ कर दिया, मगर अगले दिन मेरे सर पर कयामत टूट पड़ी। जब मैं बुआ के कमरे में गई और बुआ ने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं, मैंने जैसे ही बुआ को हिलाया, बुआ का शरीर अकड़ चुका था और पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। मेरी चीख पूरे घर में गूंज उठी। मेरी बुआ इस दुनिया में नहीं रही थी, वह जैसी भी थी उन्होंने ही मुझे पाला पोस था। उन्होंने मेरे साथ जो कुछ भी किया था, मगर उनके साथ गुजारा समय में भूल नहीं सकती थी। हमारे घर में शोर मच गया था। बुआ के जाने के बाद घर बिल्कुल सुना हो गया था। मैंने अपनी माँ से हाथ जोड़कर कहा कि आप भी सच्चे दिल से बुआ को माफ़ कर दें, और तभी मैं एकदम से चकरा कर गिर गई, और जब होश आया तो मैं अस्पताल में थी। मैंने हैरानगी से इधर उधर देखा तो पास ही मेरी ननद और मेरा पति अजीत खड़ा था। मैंने हैरत से दोनों की तरफ देखा तो संध्या मुस्कुराती हुई मेरे पास आई और कहने लगी, मुबारक हो भाभी, मैं बुआ बनने वाली हूँ और आप मम्मी और भाई पापा। यह सुनकर मेरी तो आंखें भी गई थीं। मैं फूट फूट कर रोने लगी और भगवान का धन्यवाद करने लगी। मैंने संध्या से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और उससे कहा कि वह मुझे माफ़ कर दे। मैंने अपने पति से भी माफ़ी मांगी तो मेरे पति ने भी मुझे सच्चे दिल से माफ़ कर दिया और मुझसे कहने लगा कि तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है, मैं अब तुमसे नाराज़ नहीं रह सकता। तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास है, मेरे लिए यही काफ़ी है। मैं तो उन दोनों बहन भाई के बड़े दिल पर हैरान थी। कुछ समय के बाद भगवान ने मुझे प्यारी सी बेटी दी थी, जिसको मैंने अपनी ननद की गोद में डाल दिया और कहा कि आज से यह तुम्हारी बेटी है, इसकी पढ़ाई परवरिश सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरी ननद तो बहुत खुश हुई और फिर अपने बेटे के साथ साथ मेरी बेटी की भी परवरिश करने लगी, और उसकी परवरिश में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। उसने मेरी बेटी की परवरिश अपनी बेटियों की तरह की थी। मैं खुद को इस काबिल ही नहीं समझती थी, क्योंकि मेरी परवरिश जिन हाथों में हुई थी उन हाथों का असर अब भी मुझ में बाकी था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी किसी बुराई का असर मेरी बेटी पर पड़े, तभी मैंने अपनी बेटी को अपनी ननद के हवाले कर दिया था। आज मेरी बेटी 15 साल की हो चुकी है और संध्या का बेटा 16 साल का। संध्या की उम्र 30 साल हो चुकी है। अब तक संध्या जिद पर रही कि उसे शादी नहीं करनी, लेकिन आखिरकार मैंने उसे शादी के लिए राज़ी कर ही लिया और एक बहुत अच्छा लड़का ढूंढकर उसकी शादी कर दी और उसे घर पर ही घर जमाई बनाकर रख लिया। संध्या के पति को मैंने सारी सच्चाई बता दी थी। संध्या के पति की उम्र भी 40 साल थी। वह बहुत गरीब था और अब तक उसकी शादी नहीं हुई थी। उसने खुशी खुशी संध्या को स्वीकार कर लिया और अब हर संध्या को बहुत खुश रखता है, उसका बहुत ध्यान रखना है। मैं भी संध्या को खुश देखकर अंदर से बहुत सुकून महसूस करती हूँ। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरह की लगातार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ज़रूर दबाएं, ताकि नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।